जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श से मई की पेंशन बैंक के खातों में। स्पर्श से आपको महीने के लास्ट के दिन में ही पेंशन क्यों मिलती है, इसका कारण क्या है? क्या 3 से 4 दिन पहले स्पर्श आपको पेंशन दे सकता है जैसे पहले बैंक देता था? इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, ओआरओपी के नाम पर 1,20,000 करोड़ रुपए आपको मिले। क्या एक्चुअल में इतने ही रुपए आपके खाते में आए हैं? क्यों आदि रैंकों को बाहर रखा गया वन रैंक वन पेंशन से? और दोस्तों, क्या इसका ऑडिट हुआ कि आपके खाते में 1,20,000 करोड़ रुपए आए हैं वन रैंक वन पेंशन के नाम पे? इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, ओआरओपी 3 और 8 सीपीसी में सबसे ज्यादा फायदा आपको किसमें मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, और ये पेंशनर्स का सवाल है कि किसमें हमको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पेंशन सिर्फ 5 से 6 तरीकों से आपकी बढ़ सकती है। क्या है वो तरीके, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, स्पर्श से मई की पेंशन बैंक के खातों में। जी हाँ दोस्तों, चाहे कोई से भी महीने की पेंशन हो, स्पर्श आपको देता है महीने के लास्ट डे में। ऐसा वो क्यों देता है? क्या दोस्तों ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम है जो आपको महीने के लास्ट डे में पेंशन देता है? दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है कि उन्होंने जो आपकी पेंशन फिक्स कर रखी है वो महीने के लास्ट डे में फिक्स कर रखी है, चाहे 30 तारीख को, चाहे फिर वो 31 तारीख को, महीने के हिसाब से। लेकिन दोस्तों दोस्तों जो बैंक था या फिर जो सीपीपीसी था जिससे आप पहले पेंशन लेते थे, वो भी एक सेंट्रलाइज प्रोसीडिंग सिस्टम था। वो भी आपको 3 से 4 दिन पहले पेंशन दे देता था। लेकिन स्पर्श आपको लास्ट डे में क्यों देता है? बल्कि दोस्तों, स्पर्श जो पेंशन देता है वो बैंक के खातों में देता है, लेकिन दोस्तों वो करता है आरटीजीएस और एनईएफटी। जी हाँ दोस्तों, वैसे इतना इसमें टाइम लगता नहीं कि पेंशन आपकी लेट हो जाए, लेकिन दोस्तों वो प्रोसेस पहले ही कर देता है ताकि महीने के लास्ट डे में आपको पेंशन मिल जाए। लेकिन दोस्तों, हम ऐसी भी उम्मीद लगा रहे हैं, हम ऐसी भी कोशिश कर रहे हैं कि स्पर्श आपको 3 से 4 दिन पहले पेंशन दे दे, ताकि लास्ट के दिनों में कोई दिक्कत ना हो, पेंशन आने में लेट ना हो। तो दोस्तों, जिस तरीके से बैंक आपको 2 से 3 दिन पहले पेंशन दे देता था, उसी तरीके से स्पर्श भी आपको 2 से 3 दिन पहले पेंशन दे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ, ओआरओपी के 1,20,000 करोड़ के पीछे की सच्चाई। दोस्तों, आप देखते होंगे जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, वो अलग अलग भाषण में कहते हैं कि हमने ओआरओपी के नाम पर इतना पैसा दे दिया। कभी 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, या फिर 1,20,000 करोड़। दोस्तों, क्या इन पैसों का ऑडिट हुआ है? दोस्तों, ऑडिट होगा कैसे, जरा आप ये भी समझ लीजिए। दोस्तों, इसकी 2 पेमेंट बनेगी, इसकी 2 रिसिप्ट बनेगी। एक बनेगी रिसिप्ट और एक बनेगी पेमेंट, यानी कितना फंड अलॉट हुआ वन रैंक वन पेंशन 2 के नाम पे। जैसे दोस्तों फंड अलॉट हुआ लगभग 23,000 करोड़, 23,000 करोड़ के आसपास फंड अलॉट हुआ। लेकिन दोस्तों, इसका यूटिलाइज कैसे किया गया आपको पेंशन देने में? एक्चुअल में इसका पेमेंट कितना हुआ, अभी तक पेमेंट कितना हो गया जो आपको मिला? इसमें दोस्तों पेंशन भी इंक्लूड है, रिवाइज पेंशन, और एरियर भी इंक्लूड है। तो लगभग पेमेंट कितना हुआ? लेकिन दोस्तों भाषण में बताया जाता है कि इसका पेमेंट लगभग 1,00,000 करोड़ से ज्यादा हुआ, लगभग 1,20,000 करोड़। तो दोस्तों ये पता कैसे लगेगा? ये ऑडिट में पता चलेगा। जो मेन सीए की टीम है वो पता लगाएगी कि किस तरीके से ये पेमेंट बढ़ा है। एक्चुअल में फंड अलॉट तो कम हुआ, लेकिन पेमेंट इतना कैसे ज्यादा हो गया? पेमेंट तो बहुत ज्यादा हो गया, लगभग आधी रैंक तो वन रैंक वन पेंशन के दायरे से बाहर है, जिसमें जेसीओज हैं जिनकी माइनस में पेंशन चली गई। इसमें रिजर्विस्ट है नहीं, पीएमआर भी दोस्तों आधे भारी हो गए हैं। तो दोस्तों इतना फायदा कैसे आप बता रहे हो कि 1,00,000 करोड़ से ज्यादा हो गया फायदा? तो इसका दोस्तों या तो सीएजी ऑडिट करे, या फिर जो सीए के ही कई बंदे हैं अधिकारी लेवल के, वो ऑडिट करें कि वन रैंक वन पेंशन पे जो आपके खाते में पैसा आ रहा है
उसका टोटल पेमेंट कितना हुआ, तब दोस्तों सच्चाई सामने आएगी और पीछे की सच्चाई फिर हम जान पाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। OROP3 और 8 CPC में सबसे ज्यादा फायदा किसमें है? दोस्तों जैसा आपको बताया, ना ही हमें OROP3 पेंशन टेबल मिली, ना ही हमें अभी तक 8 CPC मिला है, लेकिन पेंशनर हैं वो अपनी बात पूछते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा उनका साथ देता हूं, मैं भी उनके कहने पर चीजें बता देता हूं ताकि वो मायूस ना हो। दोस्तों OROP3 और 8 CPC में सबसे ज्यादा फायदा है आपको 8 CPC में। 8 CPC में आपको दुगना फायदा है, क्योंकि OROP में एवरेज यूज हो रहा है, एवरेज यूज हो रहा है, जिससे आपकी मैक्सिमम पेंशन बनी नहीं रही है। तो इसलिए आपको जो ज्यादा फायदा होगा वो 8 CPC में होगा। हाँ, 8 CPC लागू होने के बाद अगर 8 CPC के बाद 1 रैंक 1 पेंशन 4 या फिर 5 मिलती है तो उसमें आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, वो भी 8 CPC के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 8 CPC से पहले अगर आपको 1 रैंक 1 पेंशन 3 टेबल मिलती है तो उसमें भी आपको ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा, कोई डबल फायदा नहीं है। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी होगी OROP3 में, लेकिन एक्चुअल में असली फायदा, डबल फायदा आपको मिलेगा 8 CPC में। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको बात बताई। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पेंशन सिर्फ 5 तरीकों से बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ने के वैसे बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूं कि किस तरीके से पेंशन आपकी इंक्रीज होती है। दोस्तों कोई नए पे कमीशन पे, जब कोई नया पे कमीशन आता है तो सबकी पेंशन रिवाइज होती है। जो पहले के पेंशनर हैं, जो बीच के पेंशनर हैं, हर एक पेंशनर की रिवाइज होती है पेंशन। तो एक तो नया पे कमीशन आपकी पेंशन बढ़ाता है। दूसरा MACP ACP, अगर किसी रैंक को MACP ACP मिल गई है तो एक्चुअली उसकी पेंशन बढ़ जाती है एक नेक्स्ट लेवल की, अगले रैंक की। तो इस तरीके से भी आपकी पेंशन बढ़ती है। फिर है एडिशनल पेंशन। पहले तो आपकी पेंशन नॉर्मल चलती है, उसके बाद जब आपकी एज बढ़ती है, एज के अनुसार फिर 20% 30%, फिर वो और इंक्लूड हो जाता है आपकी बेसिक पेंशन पे। तो आपकी बेसिक पेंशन भी और पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ती है। तो दोस्तों एडिशनल पेंशन भी आपकी पेंशन बढ़ाता है। या फिर पेंशन टेबल रिवाइज, या फिर कोई पेंशन टेबल आपकी रिवाइज हो गई हो जिसके बेस पर आपकी पेंशन बढ़ गई हो, एक ये भी तरीका है। या फिर कोई इंक्रीमेंट मिल गया हो, चाहे वो ऑप्शन फॉर्म पे मिल गया हो या फिर आपका कोई पुराना इंक्रीमेंट छूट गया हो वो आपको मिल गया हो। तो दोस्तों इंक्रीमेंट से भी आपकी बेसिक पे बढ़ती है, और जब बेसिक पे बढ़ती है तो उसी के अनुसार आपकी बेसिक पेंशन भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये तरीके हैं जिस वजह से आपकी पेंशन बढ़ती है। अब दोस्तों ये दो तरीके से काम करती है, डिफेंस में और एक सिविल में। डिफेंस में जो बढ़ती है वो बढ़ती है 5 साल बाद। जैसा आपको पता है 1 रैंक 1 पेंशन भी आपकी रिवाइज होती है 5 साल बाद। तो दोस्तों इसको तो फॉर्मूला ये है कि 5 साल बाद आपकी पेंशन बढ़ेगी। अब भले ही वो 2 से 3 साल बाद मिले या फिर 1 साल बाद मिले, लेकिन 5 साल का यहाँ पे रूल है डिफेंस में, OROP के नाम पर। सिविल में क्या होता है, सिविल में बीच में कोई पेंशन बढ़ती नहीं है, सीधा कोई नया पे कमीशन आता है 10 साल बाद, उसमें सभी की पेंशन बढ़ जाती है जब कोई नया पे कमीशन आता है। तो दोस्तों 10 साल बाद इसमें भी रूल इंक्लूड होता है। वैसे दोस्तों ये डिफेंस पे भी लागू होता है 10 साल वाला रूल, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन कर रखी है, इसलिए 5 साल में तो उनका रिवीजन होना ही है। तो दोस्तों अगर नया पे कमीशन आता है तो उसमें हर एक को फायदा होता है, हर एक को। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अनुसार आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।